चलिए शुरू हो गए। चलो हाँ स्टॉप, बाकी चलते हैं सब। फिर से चालू करें? नहीं चलिए। अच्छा, पहला लेसन जो था उस दिन समरी बता दिया था बड़े भाई साहब के बारे में। आज बड़े भाई साहब का जो प्रश्न अभ्यास है, हम प्रश्नों को अच्छा तरह से व्यक्त कर रहे हैं, उसको ध्यान से सुनो और सुनने के बाद उसे अपने नोटबुक पर लिखो, क्योंकि समरी उस दिन मैंने बता दिया था। तो पहला क्वेश्चन था, मौखिक को लिखने की जरूरत नहीं, आप जो लिखित वाला है उसी को लिखो। मौखिक लिखने का कोई खास जरूरत नहीं, लेकिन मौखिक मैं बता दे रहा हूं कि मतलब क्या होता है। पहला क्वेश्चन था कि कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी। कथानायक का कार्य जो था वो किन उसमें थी। तो कथानायक की रुचि जो थी खेलने कूदने, मौज मस्ती के कार्यों में थी। उसे कंकड़ियां उछालना, कागज की तितलियां उड़ाना अच्छा लगता था। कभी कभी इधर उधर घूमता था, कभी तरह तरह के खेल खेलता था, लेकिन उसको पढ़ने में बिल्कुल रुचि। दूसरा क्वेश्चन था, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल यही पूछते थे कि तुम कहाँ थे। उसके बाद वो लंबा चौड़ा भाषण दिया। तीसरा क्वेश्चन है कि दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। दूसरी बार पास होने पर छोटा भाई अपने बड़े भाई की सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाया, क्योंकि वो पास हो गया, बड़ा भाई फेल हो गया, तो बड़ा भाई निराश हो गया, थोड़ा दब गया, तो उस सहनशीलता का उसने लाभ उठाना शुरू किया। तो ज़्यादा स्वतंत्र हो गया पहले से और अपना अधिक समय वो खेल कूद में लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब लेखक से उम्र में कितने बड़े थे और कौन कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। तो बड़ा भाई साहब लेखक से उम्र में 5 साल बड़े थे। लेखक मतलब उसी का छोटा भाई, छोटा भाई लेखक है, राइटर, तो उससे 5 साल बड़े थे, वे 9वीं कक्षा में पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। बड़े भाई साहब अपने दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम को बार बार लिखते थे, इतना लिखते थे पूरा पेज भर देते थे, और कभी कभी एक ही शब्द रचना करते थे, सीताराम 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 लिखते रहते। इसका कोई अर्थ और सामंजस्य आपस में नहीं है। ये मौखिक क्वेश्चन था, तो मौखिक क्वेश्चन को सिर्फ जान लेना है। उसके बाद लिखित है, लिखित में निम्नलिखित प्रश्नों के 25 से 30 शब्दों में उत्तर देना। तो पहला क्वेश्चन है कि छोटे भाई ने अपने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और उसका पालन क्यों नहीं करता। असल में बड़े भाई द्वारा बुरी तरह से लताड़े जाने के बाद छोटे भाई ने अपने टाइम टेबल तो बना लिया। उसने टाइम टेबल बनाते समय सोचा कि वो खूब जी लगा करके, मन लगा करके पढ़ेगा और खेल कूद की ओर ध्यान नहीं लगाएगा। उसने टाइम टेबल में खेल कूद के समय को भी निर्धारित नहीं किया। जैसे टाइम टेबल का पालन करना चाहा तो खेल कूद की याद सताने लगी। वो मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, कबड्डी और वॉलीबॉल की यादें फुर्ती
ये सब देखने के बाद वो खेलने के लिए चला जाता था, इसलिए टाइम टेबल का उसने ठीक से पालन नहीं कर सका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई के सामने पहुंचा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? गुल्ली डंडा जानते हो? गुल्ली डंडा एकदम क्रिकेट की तरह होता है। गुल्ली डंडा इतना बड़ा एक लाठी होता, एक छोटा लाठी होता, उस पर टार जड़ाते, तुमने खेला होगा गुल्ली डंडा। तो एक दिन जब छोटा भाई गुल्ली डंडा खेलने के बाद भोजन के समय जब घर लौटा तो बड़े भाई साहब उस पर बहुत क्रोधित थे। उन्होंने उसे डांटते फटकारते हुए उसे समझाने का प्रयास किया। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई से कहा कि उसने अपने पास होने का घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने उनके घमंडी लोगों और राजाओं को उदाहरण दे करके बताया कि घमंड करने से बड़े व्यक्ति का नाश हो पाता है, और उन्होंने उसकी परीक्षा में पास होने में केवल एक संयोग मात्र बताया। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को खेलों से दूर रहने की नसीहत। नेक्स्ट, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाओं को क्यों दबाना? बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई से 5 साल बड़े थे। बड़ा होने के नाते हर समय यही कोशिश करते कि जो कुछ भी करें वो उनके छोटे भाई के लिए एक उदाहरण बन सके। वे सदा अपने आप को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते। उन्हें लगता था कि जैसा आचरण हम करेंगे उनका छोटा भाई भी वैसा ही आचरण करेगा। इसलिए अपने छोटे भाई को अच्छी शिक्षा देने की चाह के कारण बड़े भाई को अपने मन की इच्छाओं को दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते? क्यों? बड़े भाई साहब छोटे भाई को पढ़ने लिखने की सलाह दिया करते। उनकी इच्छा थी कि जिस प्रकार हर समय वे पढ़ते रहते हैं उसी प्रकार उनका छोटा भाई भी सारा ध्यान पढ़ाई में लगा। उन्हें अपने छोटे भाई का खेलना, इधर उधर घूमना अच्छा नहीं लगता। बड़े भाई साहब चाहते थे कि उनका छोटा भाई पढ़ लिख करके विद्वान हो, और इसी कारण वे उसे खेल को छोड़ने का सलाह देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? लेखक के दूसरी बार पास होने और बड़े भाई साहब के फेल होने पर बड़े भाई साहब का व्यवहार जो था थोड़ा नरम था। अब वे लेखक को कम डाला। लेखक उनके नरम व्यवहार के कारण अधिक स्वच्छंद हो गया, माने स्वतंत्र हो गया, और उसने पढ़ने लिखने के स्थान पर मौज मस्ती करना शुरू कर दिया। वो अपना सारा समय जो है पतंगबाजी और अन्य खेलों में लगा दिया। पतंगबाजी जानते हो? पतंग उड़ाना। ये एक टाइप का क्वेश्चन था। ये लिखित में 25 से 30 वर्ड हो। और नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो 50 से 60 शब्दों में लिखी। तो पहला क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब की डांट फटकार न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट किए। बड़े भाई साहब के साथ उनका छोटा भाई भी हॉस्टल में रहता था। बड़े भाई साहब हर समय पढ़ते रहते थे। वे चाहते थे कि छोटा भाई खूब पढ़े, पढ़ाई में ध्यान रखे, खेल कूद में ध्यान रखे। इसीलिए बराबर उसे निरंतर डांटते फटकारते रहते। इसका प्रभाव ये हुआ कि छोटा भाई कक्षा में हो। यदि बड़े भाई साहब उसे न डांटते तो उसका अव्वल आना संभव नहीं था। बड़े भाई साहब स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करके उसे सभी खेलों से दूर रखा। इसीलिए उसका क्लास में यदि बड़े भाई साहब छोटे भाई को न डांटते
तो पढ़ने लिखने में अपना ध्यान बिल्कुल नहीं लगाता। अव्वल आना तो दूर की बात, निश्चित रूप से छोटे भाई के अव्वल आने के जो कारण थे वो बड़े भाई साहब के डांट और फटकार का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया, उस विचार से क्या आप सहमत हैं? तो बड़े भाई साहब पाठ में लेखक के शिक्षा के विभिन्न तौर तरीकों पर व्यंग किया। उनके अनुसार आजकल विद्यार्थी को जो कुछ पढ़ाया जाता है वो उनके वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं, उसे पढ़कर उन्हें जीवन में कोई विशेष लाभ भी नहीं होता, किंतु परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को ये सब रखना पड़ता है। लेखक कहता है, जैसे उसने उदाहरण दिया कि इतिहास, अंग्रेजों का इतिहास पढ़ाया जाता है, इस इतिहास का वर्तमान से के साथ कोई संबंध नहीं, और इसे पढ़कर विद्यार्थी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं कमा सकता। इस प्रकार ज्योमेट्री के बारे में भी उन्होंने कहा कि ज्योमेट्री में उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं जो विद्यार्थी के जीवन के में काम नहीं आते। लेखक के लिए बात बिल्कुल सही है कि विद्यार्थियों को आजकल जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो उचित नहीं है। पढ़ाई लिखाई उनके जीवन में कोई बदलाव लाने वाली नहीं, ये पढ़ाई उन्हें किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम नहीं। इसलिए लेखक के विचारों से पूरी तरह से सहमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव से आती। उनका मत है कि किताबें पढ़ने से विद्या तो ग्रहण कर सकता है, किंतु जीने की समझ जिंदगी के अनुभव से आती है। अधिक पढ़ा लिखा होने से व्यक्ति विद्वान तो बन सकता है, लेकिन जीवन को जीने के लिए जीवन की समझ की जरूरत होती है, जो केवल जीवन के अनुभव से ही प्राप्त की जा सकती है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अनुभवी हो सकता है, चाहे उसे किताबों न पढ़ी, उसे भी अपने अनुभव से जिंदगी की बहुत समझ होती है। ये समझ उसे उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं के अनुभव से प्राप्त होती है। बड़े भाई साहब जीवन के इसी अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक मानते हैं। कहते कि जिंदगी में जीने के लिए समझ बहुत चाहिए। अनुभव से, किताबें पढ़ने से आप भी विद्वान जरूर हो सकता है, लेकिन जीवन जीने की जो समझ है वो अनुभव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा उत्पन्न। परीक्षा में दूसरी बार छोटे भाई के पास होने पर छोटा भाई पढ़ाई लिखाई से दूर हो गया। एक दिन जब वो पतंग के पीछे दौड़ रहा था तो बड़े भाई साहब ने उसे पकड़ और उन्होंने बुरी तरह फटकारा। उनके द्वारा कहने पर उन्होंने लताड़ लगाया कि सही उदाहरण दिया, सटीक उदाहरण दिया कि छोटा भाई हैरान है। बड़े भाई साहब ने बताया कि केवल किताबी ज्ञान पा लेने से कोई महान नहीं बन जाता, बल्कि जीवन की समझ अनुभव से आती है। बड़े भाई साहब छोटे भाई को बड़े सुंदर ढंग से समझाते हैं कि पढ़ लिख कर पास होना और जीवन की समझ होना दोनों अलग अलग बात है। वो चाहे परीक्षा में पास न हुए हो, किंतु उनके पास जीवन का अधिक अनुभव है। परीक्षा पास होने से बड़ी बात नहीं है, जीवन में अच्छे बुरे समय में अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेनी बड़ी बात। बड़े भाई साहब इस प्रकार माता पिता और हेडमास्टर का उदाहरण देकर समझाते हैं कि देखो, बुरे लोगों को अनुभव ज्यादा है, उनके पास हमसे ज्यादा कोई अनुभव है। बड़े भाई साहब की इस विद्वत्तापूर्ण बातों को सुनकर छोटे भाई के मन में श्रद्धा का भाव। बड़े भाई साहब की विशेषता,
बड़े भाई साहब उनकी विशेषता क्या थी, स्वभाव में। बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई का भला चाहते वाले हैं, वो निरंतर अच्छाई को प्रेरित करते हैं, स्वयं एक आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और चाहते हैं कि छोटा भाई भी उनकी तरह पढ़ लिखे और कभी कभी अपना क्रोध भी दिखाते हैं, उस पर नियंत्रण। बड़े भाई बहुत गंभीर प्रवृत्ति के, वो हर वक्त किताबों में खोए रहते हैं। छोटे भाई को उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, वो अध्ययनशील है। ये इनके स्वभाव की विशिष्टता है। और वाक कला में भी काफी निपुण। वो छोटे भाई को ऐसे ऐसे उदाहरण देकर के बात करते हैं कि उनके आगे वो नतमस्तक हो जाता है। और वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरोधी, उनके अनुसार ये शिक्षा किसी प्रकार की लाभदायक नहीं, विद्यार्थियों को कोई किताब ज्ञान देती है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण बताया? बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जिंदगी के अनुभव को महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार किताबी ज्ञान से जीवन जीने की समझ नहीं आती, जीवन की वास्तविकताओं का सामना भी नहीं किया जा सकता। किताबी ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति परिपक्व नहीं हो पाता। उसका मत है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी के अनुभव से सब कुछ सीखता है। बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी जिंदगी में उनको अनुभव न भी हो तो भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं होने से उसके जीवन की अनुभव होती है और जिंदगी का अनुभव होता है। और पढ़े लिखे लोगों को अधिक समझदार, जिंदगी का अनुभव हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सहज बनाता है। व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर बड़े से बड़े कार्य सरलता से कर लेता है। जिंदगी का अनुभव हमें इतना परिपक्व बना देता है कि हम अपनी मुसीबतों को भी सरलता से झेल पाते हैं, जबकि किताबी ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति मुसीबतों में अपनी धैर्य को खो देता है। इसी कारण बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी के ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद ये तो क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा जो है आपका भाषा अध्ययन। तो भाषा अध्ययन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, उसके बारे में मैं इसको यूं करा देता हूँ। भाषा अध्ययन आप अपनी किताब खोल करके देखो कि भाषा अध्ययन में कौन कौन से ग्रामर है, क्योंकि इस साल जो पैटर्न है वो काफी चेंज हो गया है। तो हो सकता है ये सब चीजें आपको ज्यादा पूछी जाएगी। तो भाषा अध्ययन में पहला क्वेश्चन है पर्यायवाची। दो का पर्यायवाची, ये पर्यायवाची, पर्यायवाची दो पर्यायवाची, जिसमें है नसीहत। नसीहत, नसीहत का मतलब होता है सलाह, मशवरा। फिर रोष, रोष का मतलब क्रोध, गुस्सा। उसके बाद आजादी, आजादी में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, मुक्ति। उसके बाद राजा, राजा में नरेश, जो भी लिखो, दो तो बोला दोनों लिखो। उसके बाद ताज्जुब, ताज्जुब, ताज्जुब में
आश्चर्य, आश्चर्य, हैरान, नसीहत, सलाह, मशवरा, क्रोध, गुस्सा, आजादी का दिवस, स्वतंत्रता, मुक्ति, राजा का देश, नरेश, ताज्जुब का, आश्चर्य, हैरान। आप अपना भाषा अध्ययन का वो निकालो किताब में, तो पहला क्वेश्चन यही है, दो दो पर्यायवाची, ये दो दो पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला, ये सेम मीनिंग का। फिर उसके बाद मुहावरों का प्रयोग किया कि प्रेमचंद की भाषा बहुत पैनी और मुहावरेदार है, इसलिए इनकी कहानियां रोचक और प्रभावपूर्ण। जो हर अनुच्छेद में दो तीन मुहावरों का प्रयोग किया। उदाहरण में वाक्यों को देखो और ध्यान से पढ़ो। पहला उदाहरण है, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़। ये मुहावरा है, 1 घंटा किताब लेकर के बैठना भी पहाड़ था, मतलब बड़ा मुश्किल होता। दूसरा है, बड़े भाई साहब उपदेश की कला में निपुण, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसी ऐसी लगती बातें, मतलब ऐसा बात बोल देते थे जो दिल में लग जाता था, बड़ी तीखी बात, सुक्ति बाण चलाते, तीखी बातों को सुक्ति बाण बोलते, ऐसा व्यंग कसते कि जैसे दिल में जाकर के चोट पहुंचता, कि जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, दिल बेकार टूट जाता, जिगर मतलब दिल टूट, हिम्मत टूट जाती। और ये जानलेवा टाइम टेबल, ये ऐसा टाइम टेबल बनाया था जिससे थोड़ा जाने चली जाए। आंख फोड़ पुस्तकें, रात दिन पढ़ना, आंख फोड़ पुस्तकें, रात दिन पढ़ना, किसी को याद ही नहीं रहती कि भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सर पर नंगी तलवार लटकना, आफत आ जाए। जब भी कहीं से छोटा भाई घूम करके आता था ना, तो उसके सर पर नंगी तलवार लटकती थी, माने बड़ा भाई कुछ ना कुछ बोलेगा ही बोलेगा। कहा थे, क्या कर रहे थे, इसको बोलते नंगी तलवार लटकना, आफत आ जाना, मुसीबत आ जाना, आड़े हाथ लेना, खिंचाई करना। आजकल मैंने जैसे इसका सेंटेंस है कि जैसे मुख्यमंत्री कोई गलत काम किया तो मीडिया वालों ने उस मुख्यमंत्री के आड़ो हाथों लिया, मतलब खिंचाई कर। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब अयोग्य व्यक्ति को बड़ी सफलता प्राप्त हो जाए। कोई व्यक्ति उस योग्य नहीं है, अयोग्य है, लेकिन उसे बड़ी सफलता मिल जाता है, उसको बोलते हैं अंधे के हाथ बटेर। वो तो परीक्षा पास नहीं कर सकता, लेकिन इस बार परीक्षा जो पास हुआ तो ऐसा लगता है कि अंधे के हाथ बटेर लगते। लोहे के चने जमाना, बहुत परिश्रम करना, कड़ी मेहनत करना, दांतों पसीना आना, बहुत परेशानी उठाना। दांतों पसीना आना मतलब बहुत अधिक परेशानी उठाना। ऐरा गैरा नत्थु खैरा, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु का मतलब निम्न वर्ग का, मतलब कोई भी ABCD XY जैसे अंग्रेजी में होते हैं, और कोई भी ABCD बोल सकता है, तो उसको बोलते हैं ऐरा गैरा नत्थु। तो ऐरा गैरा नत्थु से नीचे तीसरा, इसको आप सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेना। सर पर नंगी तलवार लटकना, आफत आ जाना, आड़े हाथ लेना, खिंचाई करना, अंधे पे हाथ बटेर लेना मतलब अयोग्य व्यक्ति को कोई बड़ी सफलता प्राप्त हो जाना, लोहे के चेले चबाना, बहुत मेहनत करना, दांतों पसीना आना, बहुत परेशानी उठाना, आयरा गहरा नत्थु खैरा मतलब कोई भी साधारण आदमी। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव देशी आगत शब्दों को उदाहरण के आधार पर छांट करके, जैसे तत्सम है जन्म, तद्भव है आग, तत्सम तद्भव तुमने पीछे के क्लासों में पढ़ा होगा 7-8 में। तत्सम और तद्भव, देशम मतलब देश की जो भाषा है, दाल भात, आगत पोजीशन, आगत अंग्रेजी उर्दू और फारसी के शब्द होते हैं। आगत का मतलब होता है जो आगत मतलब ऐसे होता है जैसे
किसी भी शब्द के नीचे में जो ये नुक्ता लगता है ना, पोजीशन, पोजीशन, इसको आगत बोलता है। तो ये इंग्लिश और उर्दू के शब्दों में लगता है। ये जो नुक्ता है ना, ये नुक्ता को आगत बोलता है। तो नीचे में जो शब्द दिए हैं, आप उसमें ये छांटना है कि कौन तत्सम है, कौन तद्भव है, कौन देशज है, कौन आगत। और क्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की। क्रिया को तुमने पढ़ा होगा, दो क्रिया है, एक सकर्मक और एक अकर्मक। दो क्रिया है, एक है सकर्मक, सकर्मक पहली क्रिया, दूसरा है अकर्मक। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा उन्होंने दी है कि वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब जिस क्रिया में कर्म रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया में कर्म नहीं रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया, उदाहरण में जैसे ये उदाहरण है, उदाहरण में सीला ने सेब खाया, सीला ने सेब खाया, ये पहला। दूसरा है मोहन पानी पी रहा, मोहन पानी पी रहा। ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सीला ने सेब खाया, माने वो क्रिया में कर्म है। अब कर्म को कैसे जानेंगे कौन सा कर्म है? तो कर्ता और क्रिया के बीच में अगर हम क्या, किसे, कहाँ, ये लगा करके अगर प्रश्न पूछते हैं, अगर उसी सेंटेंस से हमें उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक हो, और उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक हो जाएगी। जैसे सीला ने सेब खाया, तो सीला ने माने कर्ता और क्रिया के बीच में क्या, किसे और कहाँ लगा करके प्रश्न होता है। जैसे सीला ने क्या खाया, माने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यू हैव टू फिक्स क्या, किसे, कहाँ, क्या लगेगा। ऐसा नहीं कि सब में किसे कहाँ लग जाएगा। जैसे सीला ने क्या खाया, तो इसका सेंटेंस है कि सीला ने सेब खाया। इसका मतलब वी आर गेटिंग द आंसर, हम लोग को आंसर मिल रहा, तो इसलिए ये क्रिया सकर्मक। और जिसमें का वो नहीं रहेगा, जैसे बच्चा हो, जैसे ये दूसरा है, बच्चा रो रहा, बच्चा रो रहा है। सीला सीला हंसती, जैसे ऊपर है सीला हंसती, ये रो रहा है, बच्चा रो रहा है। क्या रो रहा है? कुछ भी आंसर नहीं मिल रहा है, हंसती है। जैसे ये सीला हंसती, तो ये अकर्मक क्रिया का, अकर्मक क्रिया। जैसे सीला क्या हंसती है, तो सीला हंसती है, वी आर नॉट गेटिंग द आंसर, हमको कोई आंसर नहीं मिला, इसलिए ये अकर्मक क्रिया। बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या रो रहा है? तो बच्चा रो रहा है, ये रो रहा है क्रिया है, रो रहा है क्रिया, क्योंकि ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रो रहा है, बच्चा रो रहा है, सीला हंसती। तो कर्ता और क्रिया के बीच में क्या, किसे, कहाँ, क्या, किसे, कहाँ लगा करके प्रश्न पूछने से यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक, यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया। जैसे इसमें था सीला क्या खाया, सीला ने सेब खाया, माने गेटिंग द आंसर, तो इसलिए ये क्रिया सकर्मक। मोहन पानी पी रहा है, मोहन क्या कर रहा है? मोहन पानी पी रहा है, ये आंसर है, तो इसलिए ये सकर्मक। लेकिन इस वाक्य में सीला क्या हंसती है, सीला हंसती, हमको आंसर नहीं मिल रहा। फिर बच्चा क्या रो रहा है, कहाँ रो रहा है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये अकर्मक। तो
अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान है कि कर्ता और क्रिया के बीच में क्या, किसे, कहां लगा करके प्रश्न यदि पूछते हैं, यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया होगी सकर्मक। यदि उत्तर नहीं मिलता, जैसे इसमें शिला क्या अस्ति है, इस सेंटेंस से हमको आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए क्रिया अकर्मक। अब नीचे में वाक्य में कौन सी क्रिया सकर्मक है, कौन सा अकर्मक है, आप इसे पढ़ करके इसे पूरा करो, इसे पूरा करो। लास्ट है एक प्रत्यय लगाकर, एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए, शब्द बनाइए। अब जैसे पहला शब्द है विचार, पहला है विचार, तो इससे बनेगा वैचारिक, वैचारिक। दूसरा है इतिहास, इतिहास, इससे बनेगा ऐतिहासिक। उसके बाद है संसार, संसार, इससे बनेगा सांसारिक, सांसारिक। तीसरा है दिन, दिन से बनेगा दैनिक। उसके बाद नीति, नीति से बनेगा नैतिक। उसके बाद है प्रयोग, प्रयोग प्रायोगिक, लास्ट है अधिकार, अधिकारी, अधिकारी। ये एक प्रत्यय लगे विचार, विचार प्लस एक बन गया वैचारिक। तो इस प्रकार से तुम्हारा लेसन खत्म, समझ गया। अब आज का दिन मैं यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है।